जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कि बारिश के बाद इंद्रधनुष कैसे और क्यों बनता है। ठीक ना। वर्ण विक्षेपण को पढ़ने से पहले सबसे पहले से पहले हमें प्रिज्म को समझना पड़ेगा। प्रिज्म होता क्या है, तभी तो हम वर्ण विक्षेपण समझ पाएंगे ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता क्या है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना। अब आइए प्रिज्म की ओर। प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म देखिए कांच की बनी पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है, कांच की बना हुआ पारदर्शी पदार्थ होता है, मतलब शीशा का बना हुआ एक पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी का मतलब क्या हुआ, हम आर पार देख सकते हैं। ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म को हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। वही बात लिखा हुआ है, कांच की बनी हुई पारदर्शी पदार्थ होता है जिससे होकर प्रकाश को जाने पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगर प्रकाश कोई प्रिज्म के होकर जाती है ना तो 7 रंगों में बंट जाती है, 7 रंगों में फैल जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बंट जाती है। एक ही बात हुआ। माना कि सूर्य की रोशनी जो है प्रिज्म की ओर गई, प्रिज्म की ओर गई तो इस पर आई रोशनी, तो क्या हुआ कि 7 रंगों में 7 अलग अलग रंगों में बंट गया ना। तो यही इसी को क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। और प्रिज्म का उपयोग क्यों किया जाता है, माना कि सूर्य का रोशनी में 7 रंग है। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि 7 रंग होते हैं, है ना। इसके लिए एक प्रिज्म लेंगे। वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के द्वारा प्रिज्म लिए और प्रिज्म में सूर्य की रोशनी को प्रिज्म में डाले तो क्या हुआ, प्रिज्म की ओर ले गए तो क्या हुआ, तो उस पार जब प्रकाश निकला तो 7 रंगों में बट गया। तब हम लोग समझ गए कि ये सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं। ठीक ना। सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं, तभी तो जो वस्तु जैसा रंग का है ना हम उसको वैसा ही रंग में देख पाते हैं। 7 रंग है इसीलिए देख पाते हैं। ओके, अब आइए प्रिज्म समझ में आ गया होगा। अब तरंग दैर्घ्य को देखिए। तरंग दैर्घ्य होता क्या है, तरंग के समान काल में कंपन करने वाले 2 क्रमागत दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। ठीक ना। अभी आइए चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, क्या लिखा है, तरंग के समान काल में कंपन करने वाले 2 क्रमागत दूरी को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक ना। अगर हम बोलते हैं तो हमारा आवाज कभी ऊंचा होता है कभी नीचा होता है ना। एक कंपन के तरह होता है ना। उसी प्रकार अपना आवाज को जो है रिकॉर्डिंग कीजिएगा, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कीजिएगा अपना आवाज को, तो इस प्रकार आएगा। ठीक ना, इस प्रकार आएगा। अगर आप धीरे धीरे बोलिएगा ना तो ऐसे ऐसे फिगर बनेगा। अगर आप जोर से बोलिएगा तो ऐसे ऐसे होगा, फिर धीरे धीरे बोलिएगा तो ऐसे, उससे भी धीरे बोलिएगा तो ऐसे ऐसे होगा, फिर जोर से बोलिएगा तो ऐसे 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 होगा। ठीक ना, फिर धीरे धीरे बोलिएगा तो ऐसे 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 होगा। यही तरंग जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, तरंग बोलेंगे। एक टॉपिक समझ लीजिए, धरती जब हिलती है ना, धरती जब हिलती है कंपन करती है, वो तरंग, उसी को बोलेंगे तरंग। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसका एक टुकड़ा हम निकाल लेंगे, एक टुकड़ा को हम जूम कर लेंगे। ठीक ना, एक टुकड़ा को हम क्या किए, यहाँ पर जूम कर लिए, जूम करके बड़ा कर दिए यहाँ पर। ठीक ना, जूम करके एक तरंग, इसका एक तरंग को जूम कर लिए। ठीक ना, जूम कर लिए। अब क्या लिखा हुआ है, तरंग के समान काल में कंपन करने वाले 2 क्रमागत दूरी को एक समान काल में, तरंग है इसका एक समान काल में इसका दूरी, जितना दूरी तय किया ये, उसी को क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। ठीक ना, तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। अगर तरंग दैर्घ्य, ये दूरी अधिक होगा तो ये तरंग दैर्घ्य अधिक दूरी तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जिस रंग में जितना तरंग होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना अधिक होगा। ठीक ना। अब वर्ण विक्षेपण में समझेंगे कि किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, किसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। ठीक ना। अब इसको तरंग के समान काल में कंपन करने वाले 2 क्रमागत दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ओके, अब इसको ग्रीक भाषा में लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, लेमडा से सूचित किया जाता है। ठीक ना। अब हमें आगे पढ़ना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण होता क्या है। ठीक ना, अब हम प्रिज्म समझ गए हैं, तरंग दैर्घ्य समझ गए हैं, तो हमें वर्ण विक्षेपण समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम वर्ण, अब आइए वर्ण विक्षेपण में। ठीक ना, वर्ण का मतलब होता है रंग यानी कलर। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। और विक्षेपण का मतलब होता है विक्षेपित हो जाना, बंट जाना, बिखर जाना, है ना। विक्षेपित होना का मतलब बंट जाना, बिखर जाना, उसी को क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण।
मान लिया जाए कि आप अभी 10th क्लास में पढ़ते हैं, कितने में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं। जब 11th में जाएंगे ना तो आपका दोस्त जो है कोई साइंस लेगा, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, है ना। आपका दोस्त जो है सभी दोस्त अलग अलग बंट जाएगा, है ना, बिखर जाएगा, 3 भागों में बिखर जाएगा आपका दोस्त, यानी कि 10th के बाद। तो क्या हो गया, ये दोस्त का विक्षेपण हो गया ना, 3 भाग में बिखर गया। उसी प्रकार हमें पढ़ना है वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण, मतलब रंग को फैलने की प्रक्रिया को वर्ण का विक्षेपण कहते हैं, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा परिभाषा देखना है, उसके बाद चित्र पे आएंगे। क्या लिखा हुआ है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। जब श्वेत प्रकाश का मतलब हो गया सूर्य की प्रकाश, ठीक ना। जब सूर्य की प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है, बंट जाता है। यही प्रक्रिया ना वर्ण विक्षेपण कहलाएगा जी। तो चलिए अच्छे ढंग से हम समझते हैं। ओके, अब आइए यहाँ पर प्रिज्म क्या है, यहाँ लिख देते हैं प्रिज्म, प्रिज्म लिख दिए। अब जो है यहाँ से श्वेत प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश जा रही है प्रिज्म में। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। चलिए हम बांट देते हैं इसको, ये प्रिज्म है तो देखिएगा यहाँ पे, अरे आराम से पढ़ो तुम लोग। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक ना। मेरा फिगर सही से नहीं बना है, आप लोग पेंसिल से अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, ठीक ना। 7 रंगों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब जो है प्रकाश, देखिए प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश जाना चाहिए किधर, बताइए, इसका दिशा ये ना हुआ जी, ये हुआ, ये प्रकाश को ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया, मतलब यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाएं, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को चित्र के अनुसार से बताएं, तो क्या लिखना है, यही चित्र बनाना है ना। यहाँ पर देखिए प्रकाश आ रही है, जा रही है, यहाँ पर जैसे ही प्रिज्म के पास गई प्रकाश, वैसे ही क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो गया। अपवर्तन में यही ना पढ़े थे, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित हो जाती है। ये विरल माध्यम है ना, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है ना। तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जा रही है प्रकाश तो अपने मार्ग से विचलित हो गई ना। प्रकाश को जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, ये सीधा जाना चाहिए, अरे सही आराम से पढ़ो ना जी, सीधा जाना चाहिए, लेकिन तिरछा मुड़ गया, ठीक ना। अब देखिए प्रिज्म से होकर प्रकाश गई, प्रकाश जाने के बाद उस 7 रंगों में क्या हुआ, बंट गया। 7 रंगों में अगर बांटा तो हम उसको कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक पर्दा लगा देंगे, पर्दा लगाने के बाद हम देख लेंगे कि 7 रंगों में बंट गया। यही पर्दा क्या कहलाएगा, ये पर्दा, यही पर्दा कहलाएगा वर्णपट। क्या कहलाएगा इसको, वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, वर्णपट बोलेंगे या स्पेक्ट्रम बोलेंगे, पूछ देगा एग्जाम में। वर्णपट क्या होता है, तो बोलना है प्रिज्म से जाती हुई प्रकाश की किरणें जब 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, वही 7 रंगों को देखने के लिए एक पर्दा लगा दिया जाता है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, वर्णपट बोलेंगे यानी स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक ना। ये समझ में आ गया। अब क्या देखना है, ये समझ में आया ना जी, वर्ण विक्षेपण, वर्णों को फैलने की क्रिया को, अगर प्रिज्म में प्रकाश गई तो 7 रंगों में बंट गई। कौन कौन रंग में बंटी, तो आइए हम देख लेते हैं इसको। इसका एक ट्रिक होता है, हिंदी में ट्रिक,
नी आह पी ना ला। बैनी आह पी नाला, इसको जो है हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है ना। बैनी आह पी ना ला, है ना। वैसे बैगनी नी से नीला, इसी तरह ला से लाल, ठीक है ना। इस तरह से बैठा दिए इसको। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश आई, प्रिज्म से टकराई, प्रिज्म की ओर गई, यानी प्रिज्म के अंदर गई और 7 रंगों में, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गई, यानी 7 अलग अलग रंगों में बट गई। कौन कौन रंगों में बटी? बैगनी रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और या किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखना है, आप लोग तरंगदैर्घ्य पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर देखना अपने मार्ग से कौन कम विचलित हुआ है ना, कम विचलित हुआ है, यानी कि यहाँ पर पहले समझ लीजिए, तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होगा? तरंगदैर्घ्य अधिक, यहाँ पर लिख देते हैं, तरंगदैर्घ्य अधिक किसका होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। कौन रंग का? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, यानी लाल रंग जो है हम दूर से भी देख सकते हैं, कुहासा रहेगा फिर भी हम लाल रंग देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसको हम दूर से देख सकते हैं, इसीलिए जो है खतरे का सिग्नल को लाल रंग से दर्शाया जाता है, ताकि जो है दूर स्थित वस्तु जो है उसको देख सके और खतरा को पहचान सके और दुर्घटना से बच सके, इसीलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तरंगदैर्घ्य के कारण, तरंगदैर्घ्य उसका सबसे अधिक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि खतरे का सिग्नल को लाल रंग से क्यों दर्शाया गया है, बस तरंगदैर्घ्य का ही मामला है, यही बात वहां बैठा देना है ना। अब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? लाल रंग का होगा। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? सबसे कम बौखला जाता है बैगनी, ये बहुत बौखलाता है, इसको कम, तरंगदैर्घ्य कम कौन हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। अब पूछ देगा बाबू रे बताओ कि निम्नलिखित में किसका विचलन कोण सबसे अधिक है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो देखिए यहाँ पे विचलन कोण, यानी कि कौन सबसे अधिक बौखला गया है। जाना था पटना, चले आया भागलपुर, हाँ है ना। देखिए जाना था बेचारा कोई प्रकाश को सीधा, लेकिन बौख गया, इस सभ्य बौख गया, ठीक ना। ये बैगनी तो और ज्यादा बौख गया, भुतला गया, ये सबसे नीचे में है, यानी अधिक विचलित हो गया, घबरा गया, ये अधिक विचलित हो गया। कौन विचलित हुआ? सबसे ज्यादा कौन विचलित हुआ? बैगनी विचलित हुआ ना, सबसे ज्यादा बैगनी विचलित हुआ ना, बहुत बौखला गया, ठीक ना। हम यहाँ पर वो बोल देंगे, लिखा रहेगा विचलन कोण, विचलन कोण अधिक, विचलन कोण अधिक किसका होगा? बैगनी रंग का होगा, क्योंकि ये अपने मार्ग से, देखिए ये इसका मार्ग ये हुआ ना, अपने मार्ग से सबसे अधिक विचलित हुआ है, सबसे अधिक घबरा गया है ना, भुतला गया है, इसीलिए यहाँ पर बैगनी हो जाएगा, बैगनी। अब क्या करना है, अगर एग्जाम में पूछ देगा सबसे कम विचलन कोण किसका होता है, विचलन यहाँ पर लिखना है, विचलन कोण कम। देखो लाल रंग अपने मार्ग से जो है, अपने रास्ता से सीधे, ये सीधा जाता ना जी, अगर यहाँ प्रिज्म आ गया तभी तो घबरा गया, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो गया तभी तो घबरा गया ना, अपने मार्ग से विचलित हो गया, है ना। सबसे कम कौन सा बौखलाया है? लाल रंग है ना, सबसे कम विचलित हुआ है, अपने मार्ग के बगले में है, यहाँ पर सबसे कम विचलित हुआ है ये, यानी कि सबसे कम विक्षेपित हुआ है, ये भी लिखा रहेगा तो वही बात हुआ, है ना। तो क्या होगा? लाल रंग। विचलन कोण कम किसका रहेगा? लाल रंग का। विचलन कोण अधिक किसका रहेगा? बैगनी रंग का, ठीक ना। अगर पूछ देगा तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक रहेगा?
तरंगदैर्घ्य तो लाल रंग का, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका रहेगा, तो बैगनी रंग का। समझ गए ना इसको ट्रिक, बैनी आह पी नाला, आसान ट्रिक, हिंदी मीडियम से आराम से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक ना। अगर बोलेगा स्पेक्ट्रम क्या है यानी वर्णपट क्या है, तो बोलेंगे प्रिज्म, जब श्वेत प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें प्रिज्म से जब जाती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस 7 रंगों को दिखाने के लिए एक पर्दा लगा दिया जाता है, एक पर्दा, वही पर्दा को क्या बोलेंगे, वर्णपट, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक ना। इंद्रधनुष, बारिश के बाद इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से बनता है ना, वर्ण विक्षेपण के माध्यम से इंद्रधनुष बनता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक ना। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। और इस टॉपिक से जो है वर्ण विक्षेपण, इस टॉपिक से जो है हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, लेकिन हर एक बार जो है क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए हम अब पढ़ते हैं बारिश के बाद जो है इंद्रधनुष आसमान में कैसे बनता है। ओके, तो चलिए अब पढ़ना है इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक ना। इसको हम सिंपल समझ लेते हैं कि जब बारिश होती है ना, बारिश होती है तो मोटा मोटा बारिश का बूंद नीचे पृथ्वी पर गिर जाती है, तो उसका छोटा छोटा कण जो होता है ना, बारिश का छोटा छोटा कण जो है वायुमंडल में तैरते रहता है, ठीक ना। जिस प्रकार हम स्प्रे करते हैं ना, फसल में स्प्रे करते हैं तो उसका छोटा छोटा बूंद ही निकलता है फसल में, ठीक ना। उसी प्रकार जो है जब बारिश होती है तो मोटा वाला बूंद जो है पृथ्वी पर आ जाती है, और छोटा छोटा कण के तरह जो बूंद रहता है वो वायुमंडल में क्या होता है, तैरती रहती है, फैलती रहती है बारिश के बाद। और उसी पर जब सूर्य का रोशनी उसी पर पड़ता है, वही कण पर पड़ता है ना, तो वर्ण का विक्षेपण हो जाता है। वर्ण का क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होता है, तो उस समय जो वो छोटा छोटा कण जो है वो प्रिज्म का काम करने लगता है। वायुमंडल में छोटा छोटा कण जो है वो प्रिज्म का काम करने लगता है। अब बताइए, छोटा छोटा कण जो प्रिज्म का काम करने लगेगा और सूर्य का रोशनी उस कण पर पड़ने लगेगा, तो 7 रंगों में ऑटोमेटिक है बिखरेगा ही, तो इसीलिए क्या होगा, इंद्रधनुष बनेगा। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं। माना कि ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है ना, बारिश हो रही है, चलिए बारिश हो रही है, ये मोटा मोटा बारिश का बूंद कहाँ आया, पृथ्वी पर आया ना, मोटा मोटा बूंद आया पृथ्वी पर। और ये वायुमंडल है ना, वायुमंडल है ना, वायुमंडल में मोटा मोटा बूंद कहाँ आया, पृथ्वी पर आया ना। अब छोटा छोटा कण जो है बारिश छूटने के बाद, अब माना कि बारिश अभी छूट गया, चलो बारिश छूट गया, ठीक ना, बारिश छूट गया है, और जो है छोटा छोटा कण जो है ये वायुमंडल में है, तैरते रहता है, छोटा छोटा कण, बहुत छोटा छोटा स्प्रे के तरह वाला कण जो है वो वायुमंडल में क्या होता है, वो तैरते रहता है। अगर यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का रोशनी जब इस पर आएगा, इस कण पर, ये प्रिज्म का काम करने लगता है। उस समय किसका काम करता है, प्रिज्म का, जो पहले पढ़ाए हैं अभी, प्रिज्म का जब काम करने लगता है, ये प्रिज्म पर जब सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो क्या होगा, 7 रंगों में बिखरेगा ही, वर्ण विक्षेपण होगा ही। तो माना कि इसको हम ये छोटा कण को जो है ना जूम कर लेते हैं, यानी बड़ा करके दिखाते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक से नहीं बना, पानी का बूंद है, यही छोटा बूंद कण को जो है, छोटा पानी का कण का बूंद को जो है हम बड़ा कर दिए, यहाँ पर बड़ा कर दिए समझने के लिए, ठीक ना। माना कि यहाँ इधर से सूर्य का रोशनी आ रही है, ठीक ना, सूर्य का रोशनी इधर से पड़ रहा है, इस बूंद पे पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक खींच देते हैं अभिलंब, सूर्य का रोशनी पड़ रहा है ना। अब ये क्या करेगा, अब ये इधर घूम जाएगा, घूमने के बाद जो है यहाँ पर अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन होगा ना, तो अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित हो जाएगा। क्या होगा, विचलित हो जाएगा, जाने का इधर तो चले गया, किधर, पानी का बूंद का इधर हो गया, यानी अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के बाद इधर नहीं आएगा, प्रकाश नहीं आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से फिर क्या होगा, परावर्तन फिर हो जाएगा, इधर से इधर घूम जाएगा,
इधर जब जब घूमेगा इससे टकरा कर, तो ये यहीं पर जो है पानी का बूंद में 7 रंग बंट जाएगा। कितना रंग बटेगा? यहीं पर जो है 7 रंग, 4 5 6 7, यहीं पर 7 रंग बंट जाएगा अपने अपने अवयवी रंगों में। बस यहीं से जो निकलेगा इंद्रधनुष गोल इस तरह से 7 रंगों में निकलेगा, तो हम इसी को बोलेंगे इंद्रधनुष, है ना। पानी का बूंद में इसी तरह का प्रक्रिया होता है, तभी इंद्रधनुष बनता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा हुआ है, वर्षा के बाद वायुमंडल में छोटे छोटे बूंद के कण, यानी बारिश के छोटे छोटे बूंद जो होता है, बड़ा बड़ा बूंद तो नीचे में गिर जाता है, और छोटा छोटा बूंद जो रहता है बारिश का, वो वायुमंडल में जो है तैरते रहता है। वही छोटा छोटा बूंद के कण पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ती है, वही छोटा छोटा कण पर, देखिए छोटा छोटा कण पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ती है, तो वह 7 रंगों में बंट जाती है। वो क्या होता है? 7 रंगों में फैल जाती है, इस प्रकार बंट जाती है। यही प्रक्रिया, इसी घटना को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। देखिए सूर्य इधर है, पूरब में है, तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। सूर्य अगर पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनती है, वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर। इंद्रधनुष क्या होता है? हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। विपरीत मतलब उल्टा, जिधर सूरज रहेगा उधर इंद्रधनुष नहीं बनेगा। अब तीसरा पॉइंट है, इंद्रधनुष जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण बनती है। जिस प्रकार हमें यहाँ पर समझाएं, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इसके कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है और अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि 7 रंगों में बंट जाता है ना। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होती है, उसी प्रकार चलते रहता है, तो हम लोग बोलते हैं आकाश में बारिश के बाद इंद्रधनुष बन गया, ठीक ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। क्या नहीं समझे? हम समझाएं और आप नहीं समझे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर नहीं समझे तो कहाँ नहीं समझे, तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।